हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल, प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैन के ऊपर। शुरू करने जा रहे हैं गति के नियम, चैप्टर नंबर 5, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। तो सबसे पहले दो चीज़ें आप लोग चेक कर लेना। एक तो मेरी आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और दूसरा क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आवाज़ में कोई भी दिक्कत हो, क्लास के अंदर कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। यूट्यूब के ऊपर रैंडमली इधर उधर मेरे बिखरे हुए लेक्चर्स आप देख रहे हो, और अगर आप सच में चाहते हो कि इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठाकर आप नीट और जेई के अंदर सिलेक्शन पालो, तो फिर मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप वेबसाइट विजिट करो। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा मिरेकल सीरीज हिंदी माध्यम के नाम से। इस कोर्स में मेरे सारे के सारे लेक्चर्स, उनकी पीडीएफ, सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन, उनकी पीडीएफ, ये सब कुछ एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर अरेंज्ड मिल जाएंगे आपको। वन बाय वन आप उनको देख सकते हो और सिस्टमेटिक ढंग से अपनी पढ़ाई करते हुए नीट और जेई का सिलेक्शन हासिल कर सकते हो। इस कोर्स को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि सिर्फ 30 से लेके 45 दिनों के समय के अंदर अंदर आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और वो भी बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ में। अगर आप गिनने बैठोगे तो लगभग मैंने 1200 से 1500 क्वेश्चंस खुद सॉल्व करवाए हैं बच्चों को। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे साथ में, तो एक चीज की मैं गारंटी आपको दे दूंगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका देखा हुआ ना हो। ये मेरी गारंटी है, राइट। खैर, फिलहाल तो मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट्स के अंदर या फिर अपनी सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग फिजिक्स मैन का यूज करें, ताकि हमारे चैनल के बारे में और हमारे इन कोर्सेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले। फिलहाल के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेशन। तो अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन हमें एक नई चीज सिखाएगा। ब्लॉक M1 का त्वरण नीचे की ओर है, तब ब्लॉक M2 का त्वरण कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सर, आपने बताया था कि जब भी चीजें रस्सी से बंधी हुई होती है तो रस्सी की लंबाई परिवर्तित नहीं हो सकती। मतलब उन चीजों की जो गतियां हैं वो आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगी, बंधी हुई गतियां होंगी, जिनको कंस्ट्रेन्ड मोशन बोला जाता है या बंधन गति बोला जाता है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित गति बोला जाता है। तो अगर M1 का त्वरण हमें पता है, और क्योंकि M1 और M2 रस्सियों से और घिरनियों के माध्यम से बंधे हुए हैं, तो पक्का M2 का त्वरण भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि M2 की जो गति है वो M1 की गति के ऊपर आश्रित होगी। अब सर कैसे पता लगाएंगे? तो इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि M2 जो है वो भी कुछ त्वरण के साथ में ऊपर जा रहा होगा, जिसको हमने यहां पर A' लिख दिया। अब अगर आप तनाव बल को नोटिस करोगे तो सर इसके ऊपर तनाव बल कितना लग रहा है रस्सी के द्वारा? मान लो कैपिटल T लग रहा है, और रस्सी के दोनों सिरों पर यह तनाव बल दिखाया जाता है। तो जैसे आप तनाव बल यहां पर भी दिखा सकते हो कि सर इस सिरे पर इस और लग रहा है तनाव बल। आप तनाव बल यहां पर भी दिखा सकते हो कि सर नीचे की ओर लग रहा है। आप तनाव बल यहां पर भी दिखा सकते हो कि सर ऊपर की ओर लग रहा है। आप तनाव बल यहां पर भी दिखा सकते हो कि सर ऊपर की ओर लग रहा है। तनाव बल यहां पर भी दिखा सकते हो कि सर नीचे की ओर लग रहा है। तो ये जो दूसरे नंबर की घिरनी है, ये वाली जो घिरनी है, इसके ऊपर एक तनाव बल ऊपर लग रहा है और एक तनाव बल इधर की तरफ से ऊपर लग रहा है। यानी कि कुल मिला के नीचे की तरफ जो तनाव बल लगेगा, क्योंकि घिरनी हमेशा द्रव्यमान रहित होती है, तो हमेशा बल संतुलित होते हैं घिरनी के। तो सर पक्का ये वाला जो तनाव बल है ये ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगा। घिरनी के सारे बल आपस में संतुलित हो जाएंगे। यानी कि सर M2 के ऊपर जो तनाव बल लगेगा वो ऊपर की दिशा में लगेगा, और उसका मान भी कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा। तो अगर बाकी सारी चीजों को ना दिखाएं तो हम M1 के ऊपर कितना तनाव बल लग रहा है? T। और घूम फिर के हमने देखा M2 के ऊपर कितना तनाव बल लग रहा है? 2T तनाव बल लग रहा है। अब देखो, क्योंकि तनाव बल जो है वो मैंने पहले भी बता रखा है कि एक ब्लॉक के ऊपर गति का सपोर्ट करता है तो दूसरे ब्लॉक के ऊपर गति का विरोध करता है। मतलब तनाव बल के द्वारा दी गई ऊर्जा और तनाव बल के द्वारा ली गई ऊर्जा,
ये हमेशा बराबर होती है, कुल कार्य जो होता है तनाव बल का वो हमेशा 0 होता है। तो ये एक स्पेशल हथियार है जो कि आप लोगों को यूज करना है कि जब भी आप अलग अलग ब्लॉक्स की गति का अध्ययन कर रहे हो और वो आपस में रस्सियों से बंधे हुए हैं तो उनकी गतियां एक दूसरे के ऊपर आश्रित होगी। और कैसे पता लगाओगी, तो आप तो बस इतना ध्यान रखना कि जो तनाव बल का कुल कार्य होगा, ठीक है, वो सदैव कितना होगा, वो सदैव 0 होगा। अब सर कार्य के बारे में तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ी बहुत बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता ही है कि किसी भी बल का कार्य कैसे निकालते हैं। उस बल का जो विस्थापन हो रहा है, तो मान लो विस्थापन हो रहा है आपका x, उसके साथ में हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और फिर सभी बलों के लिए हम इसका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो ये जो मैंने ई बनाया है ये सम यानी कि योग को प्रदर्शित करता है। तो ये योग जो होगा ये सदैव कितना होगा, 0 होगा। अब सर विस्थापन के रूप में ना लिखो, इसको वेलोसिटी के रूप में भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सर तनाव बल का और वेग का जो डॉट प्रोडक्ट होगा इन सबका योग भी सारे ब्लॉक्स के लिए 0 हो जाएगा। या फिर आप त्वरण के रूप में भी लिख सकते हो कि सर तनाव बल का और सभी ब्लॉक्स के त्वरण का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उनका सबका योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहां पर पहला वाला ब्लॉक देखो कि सर इस ब्लॉक के ऊपर तनाव बल लग रहा है इधर की तरफ और त्वरण है विपरीत दिशा में, मतलब दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री है। 180 डिग्री है, इसका मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा ऋणात्मक t मल्टीप्लाइड बाय a। और सर अगर ब्लॉक M2 को देखूं तो तनाव बल 2t भी ऊपर की दिशा में लग रहा है और त्वरण a' जो है वो भी ऊपर की दिशा में। तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। तनाव बल हो गया 2t और त्वरण हो गया a' और कुल मिला के योग हो जाना चाहिए 0। t से t कट जाएगा और यहां से आप देखोगे जो a' होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका सीधा सीधा a डिवाइडेड बाय 2 और ये ऊपर की ओर कार्य करेगा, ये हमें बड़ी आसानी से पता लग चुका है। आया सबको समझ में? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाना चाहिए a डिवाइडेड बाय 2 ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो जब भी कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा आप हमेशा इस ही कॉन्सेप्ट का यूज करोगे और ये बन जाएगा एक बहुत ही अच्छा सवाल, है ना। हालांकि ऐसे सवाल नीट में बहुत कम पूछे गए हैं, बट मान के चलो कि जब भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत जगह पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है भाई, तो ये एक सिंपल सी चीज है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक थीटा आनति कोण के खुरदरे आनत तल पर विराम अवस्था में है, ठीक है। तो ये हमारा एक आनत तल हो गया और इसके ऊपर एक ब्लॉक जो है वो विराम अवस्था में रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा ब्लॉक, ये विराम अवस्था के अंदर रखा हुआ है, ठीक। इसका द्रव्यमान कितना है m। तो सर इसके ऊपर कौन कौन से बल लगेंगे, तो सर इसके ऊपर एक बल लगेगा नीचे की दिशा में जो कि हो जाएगा इसका भार mg। और अगर ये कोण थीटा है तो इसके दो घटक ले लेंगे हम लोग। ये घटक हमेशा थीटा कोण पर होता है, मतलब mg cos थीटा हो जाएगा। और सर एक घटक इसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है आनत तल पर, वो हो जाएगा mg sin थीटा। अब सर एक बल यहां पर ऊपर की दिशा में लगेगा जो कि अभिलंब बल को प्रदर्शित करेगा, और क्योंकि ये आनत तल के लंबवत तो गति करने वाला नहीं है, मतलब सर अभिलंब बल जो होगा वो हमेशा mg cos थीटा के बराबर होगा, संतुलित हो जाएंगे। अब सर ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं लुढ़क पा रहा, क्योंकि इसको रोक रहा है फ्रिक्शन। भाई इसको mg sin थीटा नीचे ले जाना चाहता है और इसको फ्रिक्शन रोक रहा है। लेकिन अगर हम इसको धक्का लगाकर ऊपर ले जाना चाहें, मतलब हम इसके ऊपर की ओर धक्का लगाएं, ऐसे हम धक्का लगाएं, हम ऐसे बाहर की ओर बल लगाएं F, तो अब की बार हम इसको ऊपर की ओर खिसका के लेके जाना चाहते हैं। तो एक बल तो है ही जो कि हमारा विरोध कर रहा है mg sin थीटा, एक और बल हमारा विरोध करेगा। हम इसको जिस दिशा के अंदर गति करवाना चाह रहे हैं उसके जस्ट विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल, ये जो बल है ये घर्षण बल भी हमारा यहां पर विरोध करेगा। स्मॉल f जो है ये भी हमारा यहां पर विरोध करेगा। तो या तो आप बलों को संतुलित कर सकते हो कि सर सीधा सीधा जो बल हमें आवश्यक होगा वो किसके बराबर आ जाना चाहिए,
m इंटू जी इंटू साइन थीटा तो है ही है, और ज्यादा से ज्यादा जो घर्षण लग सकता है वो होता है म्यू एन, यानी कि म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एम जी को कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा कितना, साइन थीटा और प्लस म्यू टाइम्स कॉस थीटा। इतना बल हमें आवश्यक होगा अगर हम इसको गति करवाना चाहते हैं आनत तल के ऊपर ऊपर की ओर। तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, मतलब आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, थीटा आनती कोण तथा एच ऊंचाई के चिकने तल में नीचे की ओर फिसलने में टी समय लेता है। ठीक है, यदि समान ब्लॉक समान आनती कोण और समान ऊंचाई के खुरदरे आनत तल में नीचे की ओर फिसलता है तो बताओ प्रारंभिक मान का n गुना समय लेता है, तो बताओ ब्लॉक और आनत तल के मध्य घर्षण गुणांक क्या होगा। तो यहां पर दो केसेस के बारे में बात करी गई है। एक है हमारा केस नंबर 1 जिसमें कोई भी घर्षण नहीं है, तो ये हमारा आनत तल हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर जो ब्लॉक है वो m द्रव्यमान का रखा हुआ है इस तरीके से, और ये जो m द्रव्यमान का ब्लॉक है ये फिसल कर नीचे आ रहा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है सर, h है इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये कोण थीटा है। तो चिकने आनत तल में नीचे की ओर फिसलने में इसको t समय लगा। तो सर t समय कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सर इसका जो त्वरण होगा ना उसके दो घटक होंगे, ठीक है। वैसे तो त्वरण होता है g नीचे की ओर, लेकिन अब इसके दो घटक हो जाएंगे। एक घटक हो जाएगा थीटा कोण पर, दैट इज g cos थीटा, ये तो काम कर नहीं रहा, और एक घटक हो जाएगा आनत तल के समांतर, दैट इज g sin थीटा, ये इसको खींचकर नीचे ला रहा है। अच्छा, कितनी दूरी नीचे ला रहा है, तो सर ये वाली जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, इस दूरी को हम अगर एक बार के लिए कितना मान लेते हैं, इस दूरी को हम अगर एक बार के लिए मान लेते हैं s, तो आप देख रहे हो h जो है वो s cos s sin थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, s sin थीटा, यानी कि s की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी h अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगी सर। तो कितना समय लगेगा, हम विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहे हैं, तो सर विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहे हैं, त्वरण हमें पता पड़ गया g sin थीटा है, तो समय हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सर जो समय लगेगा t वो हो जाएगा रूट के अंदर 2 गुणा s गुणा रूट के अंदर आ जाएगा g गुणा साइन थीटा, भाई 2 गुणा दूरी, कितनी दूरी हम चलाना चाहते हैं विराम अवस्था से और कितने त्वरण के द्वारा हम चलाना चाहते हैं, तो ये पहली चीज हमारे पास में आ गई, ठीक है। अब केस नंबर 2 के अंदर क्या हुआ भाई साहब, केस नंबर 2 के अंदर आपका घर्षण भी मौजूद है। तो जब घर्षण भी मौजूद होता है तो आपका जो प्रभावी त्वरण होता है, ठीक है, जो आनत तल के समांतर प्रभावी त्वरण होता है वो सर g साइन थीटा तो होगा ही होगा, है ना। अब की बार घर्षण इसको रोकने की कोशिश करेगा नीचे फिसलने से, तो घर्षण की वजह से आएगा म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो घर्षण लग सकता है वो म्यू इंटू एन, एन होता है एम जी कॉस थीटा, और म्यू एम जी कॉस थीटा को अगर आप एम से डिवाइड करोगे तो जो त्वरण होगा घर्षण की वजह से उत्पन्न वो म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका घर्षण की उपस्थिति में कुल त्वरण हो गया। तो सर इस अगर अवस्था की बात करी जाए तो अब हमारा जो समय लगने वाला है उसको हमने एक बार के लिए टी एन गुना समय लग रहा है तो एन गुना टी लिख दिया, इतना हमारा समय लगने वाला है। और हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा सर ये समय, हमारे हिसाब से हो जाएगा ये 2 गुणा एस डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा और माइनस का म्यू इंटू जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा सर। तो ऐसे हमारे पास में 2 समीकरण आ जाएंगे। अब आप नोटिस करो कि जो 2s अपॉन जी साइन थीटा है इसकी जगह टी स्क्वायर लिखा जा सकता है, रूट के अंदर इसकी जगह टी लिखा जा सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहें तो एन गुणा टी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं रूट के अंदर 2s डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा ये कॉमन ले लेता हूं,
तो जो नीचे बच जाएगी चीज वो कितनी बचेगी, वो बचेगी रूट के अंदर 1 माइनस जी साइन थीटा से डिवाइड करोगे म्यू जी कॉस थीटा को, तो म्यू इंटू कॉट थीटा बच जाएगा, म्यू इंटू कॉट थीटा। कॉस को आपने किससे डिवाइड कर दिया, साइन से डिवाइड कर दिया। और सर ऊपर जो रूट के अंदर 2s जी साइन थीटा है वो खुद t के बराबर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो t डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, ऐसे लिख सकते हो। तो सर अब आप देखोगे तो यहां पर टाइम से टाइम कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो सर इधर तो बच गया n स्क्वायर और इधर की तरफ बच गया 1/1 माइनस म्यू कॉट थीटा। और अब अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हमें मिलेगा कितना, 1 माइनस म्यू कॉट थीटा हो जाएगा 1/n स्क्वायर के इक्वल। और अगर हमें म्यू निकालना है तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। और 1/cot थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा लिखा जा सकता है, तो इसको हटा के आप सीधा सीधा यहां पर tan थीटा भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर गुणा tan थीटा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो ये दिखने में डरावना है क्वेश्चन, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार। दो चीजें आपको पता पड़ गई कि जब कोई भी घर्षण बल मौजूद नहीं होता तो आनत तल के अनुदिश त्वरण कितना होता है, जी साइन थीटा, और अगर घर्षण बल मौजूद होता है तो आनत तल के अनुदिश त्वरण होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये दो हथियार यहां से आपको उठा के तैयार कर लेने, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसा ध्यान रखने लायक नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थीटा आनती के आनत तल का ऊपरी भाग पूर्णतः चिकना है और निचला भाग जो है वो खुरदरा है, आधा आधा भाग कर लिया आपने, ठीक है ना। समतल के शिखर पर विराम से गति प्रारंभ करता एक ब्लॉक पैंदे पर पुनः विराम अवस्था में आ जाता है, तो बताओ ब्लॉक तथा समतल के निचले आधे भाग के मध्य का जो घर्षण गुणांक है वो कितना होगा। तो अभी अभी सर हमने देखा था कि जब घर्षण मौजूद नहीं होता तब कितना त्वरण कार्य करता है, और जब घर्षण मौजूद होता है तब कितना त्वरण कार्य करता है, ठीक है, ये हमने देखा था। तो सर जो पहली आधी दूरी है, ठीक है, इसमें तो त्वरण कार्य करेगा कितना सर, जी साइन थीटा, ठीक है। और ये वेग को कहां से कहां पर ले जाएगा, ये वेग को, ठीक है, ये वेग को 0 से अपने अधिकतम मान तक बढ़ाने का काम करेगा। पहली चीज आपको ये पता पड़ गई, ठीक है। अब जो दूसरी आधी दूरी है, उस पर अब की बार पक्का मंदन कार्य कर रहा होगा, और कितना कार्य कर रहा होगा सर, म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा। जो घर्षण बल के द्वारा विरोध किया जा रहा है उसका पलड़ा भारी हो गया, ठीक है, और जो सपोर्ट कर रहा है गति को जी साइन थीटा, उसका पलड़ा हल्का रह गया। तो कुल मिला के आपका विपरीत दिशा में त्वरण कार्य करने लग गया, इसलिए हमने इसको मंदन लिखा। सर आपको कैसे पता चला कि यहां पर मंदन कार्य करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि अब ये जो मंदन है ये वेग को अपने अधिकतम मान से घटाते 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 वापस से कहां पर लेके आ जाएगा, 0 पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों अवस्थाओं में आपको समान दूरी तय करनी है, इन दोनों अवस्थाओं में आपको समान दूरी तय करनी। तो यहां पर भी आपने दूरी कितनी तय करी, तो सर यहां पर भी दूरी आपने s डिवाइडेड बाय 2 तय करी है, और यहां पर भी दूरी आपने कितनी तय करी है, s डिवाइडेड बाय 2 तय करी। तो अब क्या करें सर यहां पर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ कुछ चीजें आ चुकी है, अब इनका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम गति के पहले समीकरण का उपयोग करें, ठीक है ना,
या अगर दूरी की बात करें तो गति के अपन तीसरे नियम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे कि सर हमारे पास में त्वरण है, हमारे पास में दूरी है, प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है, तो हम गति के तीसरे समीकरण का यहां पर उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर गति के थर्ड समीकरण का हमने उपयोग किया, ठीक है। तो तीसरे समीकरण का उपयोग करने पर हमें क्या मिला कि जो आपका अधिकतम वेग है, ठीक है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुणा ए, तो ए कितना है यहां पर जी साइन थीटा गुणा दूरी, दूरी कितनी है एस डिवाइडेड बाय 2 है, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और अब आप इसको ऐसे देखो कि सर जो मंदन कार्य कर रहे हैं वो अधिकतम वेग से 0 तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करोगे, थर्ड समीकरण का अगर आप यहां पर उपयोग करोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास 0 किसके इक्वल आ जाएगा, v मैक्स का स्क्वायर, और माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि मंदन कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और अब की बार दूरी कितनी है s डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से v मैक्सिमम का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 गुणा जी गुणा अंदर बच गया म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गुणा एस डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास में दो समीकरण आ चुके हैं, एक आ चुका है यहां से, ये भी हमें वी मैक्स का स्क्वायर दे रहा है, और एक आ चुका है यहां से, ये भी हमें वी मैक्स का स्क्वायर दे रहा है। दोनों सेम ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। चलो आ जाओ। तो जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे तो एक तरफ से तो मिल रहा है हमें 2 इंटू जी इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस डिवाइडेड बाय 2, और एक तरफ से मिल रहा है हमें 2 गुणा जी गुणा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस डिवाइडेड बाय 2। तो सर 2g से 2g चला गया, s डिवाइडेड बाय 2 से s डिवाइडेड बाय 2 चला गया, ठीक। अब देखो क्या क्या बचा। तो सर एक तरफ तो बच गया साइन थीटा और दूसरी तरफ बच गया म्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। साइन थीटा ऐड हो जाएगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स टेन थीटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना घर्षण गुणांक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत प्यारा सवाल है जो कि पूछा गया था नीट 2013 के अंदर, और आगे भी इस क्वेश्चन के दोबारा से रिपीट होने के चांसेस हैं, दोबारा से रिपीट होने के चांसेस हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आधी आधी दूरी की बात करी गई है। हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए जिसमें आधा आधा समय दिया जाए कि आधे समय तक वो चिकनाई या चिकनी तल पर चल रहा है और आधे समय के लिए वो खुरदरे तल पर चल रहा है, और प्रारंभ में भी विराम अवस्था में था, अंतिम में भी विराम अवस्था में आ गया। तो अब बताओ कि जो आनत तल और जो खुरदरी सतह है आनत तल की और जो ब्लॉक है उसके बीच का घर्षण गुणांक कितना होगा। तो ऐसे अलग अलग वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। तो एक मेन फंडा आपको पकड़ में आ गया कि हमें यहां पर गति के समीकरणों का उपयोग करना है बहुत ध्यानपूर्वक। दैट्स इट, इतना सा काम करेंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहां से। उस आनत तल पर विचार कीजिए जिसका ऊपरी आधा भाग खुरदरा है और निचला आधा भाग चिकना है। तो लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। अब की बार हमें खुरदरी सतह का घर्षण गुणांक दे रखा है 0.8 है, ठीक है ना, और कोण भी हमें दे रखा है 37 डिग्री। एम द्रव्यमान की एक भारी रस्सी को आनत तल पर रखा जाता है ताकि यह साम्यावस्था में रहे। तो बताओ साम्यावस्था के लिए खुरदरी सतह पर रस्सी का कितना न्यूनतम भाग आवश्यक है, ठीक है। तो सर हम ये मान लेते हैं कि ये जो रस्सी है ना, इसका कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा, तो ये जो लंबाई है ये हम मान लेते हैं n गुणा l। इतना हिस्सा तो खुरदरी सतह पर रखा हुआ है, सॉरी चिकनी सतह पर रखा हुआ है, और ये वाला जो हिस्सा है
खुरदरी सतह वाला हिस्सा निकालना है ना, तो इसको अपन n इंटू एल मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा हो जाएगा l माइनस एन इंटू एल। ऐसे दो हिस्सों में हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, ऐसे दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। n इंटू एल लंबाई वाला हिस्सा खुरदरी सतह पर रखा हुआ है, और l में से आपने n इंटू एल को माइनस कर दिया, तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो चिकनी सतह के ऊपर रखा हुआ है। ओवरऑल जो बॉडी है वो विराम अवस्था में है। अब हमें n का मान निकालना है, कितना निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि जो खुरदरी सतह पर हिस्सा रखा हुआ है ना, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो सर जो खुरदरी सतह पर हिस्सा रखा हुआ है, ठीक है, उसको अपन एक बार के लिए एक ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। क्योंकि एनवा हिस्सा लिया है आपने लंबाई का, तो द्रव्यमान का भी एनवा हिस्सा होगा, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा एन गुणा कैपिटल एम। अब इसके ऊपर बल देखो कौन कौन से लग रहे हैं, कि सर इसका जो भार है वो नीचे की दिशा में लग रहा होगा, एन इंटू एम इंटू जी। भार के हमेशा दो घटक होते हैं, एक घटक 37 डिग्री कोण पर हो जाएगा, ये वाला कोण भी आपको कितना दे रखा है, 37 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा एन इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस 37 डिग्री, और एक घटक इसका इस तरफ हो जाएगा एन इंटू एम इंटू जी इंटू साइन 37 डिग्री। ठीक आ रहा है सबको समझ में। अब देखना, नोटिस करना यहां पर क्या हो रहा है। तो सर ये बल इसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक, ध्यान से सुनना। अब और बलों की अगर यहां पर चर्चा की जाए, तो यहां पर एक बल लग रहा है इस दिशा के अंदर, तो ये वाला जो बल है ये अभिलंब बल है, क्योंकि संतुलित है सारे के सारे बल। तो अभिलंब बल कितना हो जाएगा, एन इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस 37 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा। और सर इसको नीचे फिसलने से कौन रोक रहा है, इसको नीचे फिसलने से रोक रहा है, इसको नीचे फिसलने से रोक रहा है एक घर्षण बल, और घर्षण बल को हमने यहां पर लिख दिया स्मॉल एफ। ज्यादा से ज्यादा घर्षण लगा के हम इसको रोक सकते हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे बल लग रहे हैं। एक बल और है यहां पर जो कि लग रहा है, और उसको हमें यहां पर कंसीडर करना है। वो कौन सा बल होगा, तो सर वो कौन सा बल होगा कि ये दोनों जो हिस्से हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो आपने तो एक हिस्से को अलग करके देखा है, तो यहां पर एक दिक्कत हो गई। ऐसा करने से क्या हुआ कि इसके ऊपर ये जो आनत तल है, इसकी दिशा में जो बल लग रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ इसके खुद के भार का घटक आया। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी तो इसने ही रोक रखा है, तो नीचे वाले हिस्से का जो भार का घटक होगा इस दिशा में, उतना का उतना ही बल इसके द्वारा लगाया जा रहा होगा, ये रोक रहा होगा उसको। यानी कि एक बल और लग रहा होगा यहां पर, और ये बल भी किस दिशा के अंदर हो जाएगा, ये बल भी इसी दिशा के अंदर हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि सर ये जो पूरी की पूरी वस्तु है, इस पूरे के भार का, ध्यान से सुनना, इस पूरे के भार का जो आनत तल के अनुदिश घटक है उसको संतुलित करने का काम सिर्फ और सिर्फ खुरदरी सतह पर रखे हुए हिस्से की जिम्मेदारी है उसको, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, या तो ऐसे कर सकते हो कि सर जो निचले वाला हिस्सा है उसका भार कितना हो जाएगा, तो उसका भार हो जाएगा m माइनस एन गुणा एम इंटू जी, और इसका साइन 37 डिग्री ये वाला घटक। या तो सर इसको भी रोकने का काम हमारे खुरदरी सतह पर रखे हुए हिस्से का है, या फिर अगर हम दोनों को जोड़ेंगे ना तो डायरेक्ट mg साइन 37 आ जाएगा। इन दोनों का योग भी करोगे ना, इन दोनों का योग करोगे तो आपका कुल भार कितना है, m इंटू जी, और इसका आनत तल के अनुदिश घटक कितना हो जाएगा, साइन 37 डिग्री हो जाएगा।
करके देख लो, आप डायरेक्ट करके देख लो, यही चीज आएगी। तो दोनों तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहां पर बलों को संतुलित करोगे तो आप देखोगे कि सर आपका जो घर्षण बल का अधिकतम मान है, मतलब स्मॉल एफ का जो अधिकतम मान है, मतलब म्यू इंटू कैपिटल एन, मतलब म्यू इंटू स्मॉल एन इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस 37 डिग्री, ठीक है। ये किसको संतुलित कर रहे हैं? ये संतुलित कर रहा है m इंटू जी इंटू साइन 37 डिग्री को संतुलित कर रहा है। तो अब देखो mg से mg चला गया, ठीक है। म्यू कितना दे रखा है? 0.8, तो n का मान हो जाएगा साइन 37 डिग्री मतलब 3/5 बटे 0.8 गुणा कॉस 37 डिग्री दैट इज 4/5, 5 से 5 चला गया, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 10 बटे 8 गुणा 4, ये कट गया 5 बार और ये कट गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 15/16। इतना हिस्सा जो है वो आपका खुरदरी सतह पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक गाड़ी सी के संपर्क में है। ब्लॉक तथा गाड़ी के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू है। गाड़ी का त्वरण एल्फा ब्लॉक को गिरने से रोकेगा। तो निम्न संबंध जो है, मतलब एल्फा म्यू और जी के बीच का संबंध क्या होगा वो निकालना है। तो सर ये तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो सर इसके ऊपर भार लगेगा नीचे की दिशा में, जो कि इसको फिसलाना चाहता है। तो फिसलने से कौन रोकेगा? घर्षण बल रोकेगा। तो घर्षण बल हो गया F। अच्छा सर, पूरा का पूरा जो तंत्र है वो एल्फा त्वरण से आगे जा रहा है, मतलब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। तो आपको त्वरण के विपरीत दिशा में एक शूडो फोर्स, छद्म बल लगाना पड़ेगा m इंटू एल्फा। और इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको बैलेंस करेगा अभिलंब बल दैट इज n। क्योंकि घर्षण का क्वेश्चन है तो हमारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 अभिलंब बल m इंटू एल्फा के बराबर हो गया। स्टेप नंबर 2 घर्षण बल का अधिकतम मान, ये हो गया म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम इंटू एल्फा के बराबर हो गया। और अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पर। हम लोग चाहते हैं कि वस्तु संतुलित अवस्था में रहे। इसका मतलब बाहर से जो बल लग रहा है mg, वो या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए घर्षण बल के अधिकतम मान म्यू इंटू एम इंटू एल्फा की तुलना में। m से m चला गया, तो एल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाय म्यू होना चाहिए। इससे या इसके बराबर या इससे ज्यादा त्वरण से हमें गति करवानी पड़ेगी, तब जाके हमारा काम हो पाएगा, राइट। तो मेरे पीछे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा यहां पर करेक्ट। एल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन g डिवाइडेड बाय म्यू। चलो आ जाओ। एक क्षैतिज तल के अनुदिश ब्लॉक बी को प्रारंभिक वेग v से क्षण भर के लिए धक्का लगाया जाता है। यदि धरातल और ब्लॉक बी के मध्य फिसलन घर्षण गुणांक म्यू है, तो ब्लॉक बी कितने समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो सर इसके ऊपर जो मंदन कार्य करेगा विपरीत दिशा में, ठीक है, तो मंदन कितना कार्य करेगा? तो घर्षण बल, तो घर्षण बल का अधिकतम मान कितना होता है? तो या फिर यहां पर तो गतिज घर्षण है, तो गतिज घर्षण कितना होता है? म्यू के इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एन, राइट। और सर एन यहां पर ऊपर की ओर है और भार mg जो है वो नीचे की ओर है, मतलब n और mg आपस में बराबर हैं। तो घर्षण बल हो जाएगा आपका म्यू mg, और इसको अगर अपन द्रव्यमान से विभाजित कर देंगे तो मंदन जो कार्य करेगा वो हो जाएगा म्यू जी, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें मिल गई? आपको प्रारंभिक वेग मिल गया, ठीक है। तो सर प्रारंभिक वेग कितना है? v है। आपको अंतिम वेग मिल गया कि इसको विराम अवस्था में लाना है, तो अंतिम वेग हो गया 0। सर आपको मंदन मिल गया, विपरीत दिशा में लगने वाला त्वरण माइनस म्यू इंटू जी। और आपसे पूछा गया कि बताओ समय कितना लगेगा,
ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो सर ये सारी की सारी चीजें तो गति के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज होती है, तो हमने फर्स्ट समीकरण का यहां पर यूज किया। और फर्स्ट समीकरण क्या कहते हैं कि जो अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग मंदन माइनस म्यू इंटू जी गुणा समय टी के बराबर हो जाएगा। तो टी हो जाएगा आपका v डिवाइडेड बाय म्यू जी। इतने समय के पश्चात आपको ये जो ब्लॉक है ये रुकता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। इनफैक्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सर मंदन कार्य कर रहा है, तो ये तो वही गाड़ी पर ब्रेक लगाने वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, जैसे गाड़ी पर ब्रेक लगाने, तो हमसे स्टॉपिंग टाइम भी पूछा जा सकता है अगर हम डायरेक्ट करना चाहें कि सर स्टॉपिंग टाइम अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं हमारे फंडे के हिसाब से, तो कितने वेग से चल रही थी कार v, और मंदन कितना है म्यू इंटू जी। और सर अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए तो हमसे स्टॉपिंग डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है कि बताओ कितनी दूरी चलने के बाद में ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो वो कैसे निकालते थे, वेग से चल रही थी v, उसका हमने कर दिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मंदन कितना है म्यू जी। हम इस प्रकार से दूरी भी निकाल सकते थे। दोनों चीजें निकाली जा सकती है, दोनों चीजें आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। तो चीजें जस्ट केवल और केवल रूप में बदल रही है, मूलभूत रूप से आपका क्वेश्चन वही है जो आप पहले भी कई बार कर चुके हो। दर्शाए अनुसार एक उल्टे शंकु की चिकनी सतह पर गतिमान कण आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, शीर्ष से वृत्त के समतल की ऊंचाई h है। तो बताओ कण की चाल कितनी होगी अगर कण संतुलित अवस्था में है। तो सर कण संतुलित अवस्था में क्यों है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो केंद्र से दूर की ओर एक बल कार्य कर रहा है। कितना, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय त्रिज्या आर। ठीक है सर, एक बल जो है वो अभिलंबवत इस दिशा के अंदर कार्य कर रहा है, इस दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, दैट इज एन। और एक बल कार्य कर रहा है नीचे की दिशा में, दैट इज एम जी। ये सारे के सारे बल यहां पर कार्य कर रहे हैं। अब ये तो डायग्राम क्या है, थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया कि छोटा बना हुआ है, तो इसको अपन बड़ा डायग्राम बना लेते हैं एक बार के लिए। तो मैं इसी के ऊपर लाइनें फेर लेता हूं। तो मैंने क्या करा, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने डायग्राम। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि सर यहां पर हो क्या रहा है कि ये आपका कण है और ये आपका छोटा वाला वृत्त है। ठीक है, ये जो कोण है यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये जो कोण है ये थीटा है। अब नोटिस करो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कोण घूम फिर के वापस से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आया सबको समझ में। तो जो n है उसके दो घटक होंगे, एक घटक हो जाएगा इस दिशा के अंदर, दैट इज n cos थीटा, और एक घटक हो जाएगा इस दिशा के अंदर, दैट इज n sin थीटा। तो हमें पता पड़ गया कि सर n sin थीटा जो है वो तो mg को बैलेंस करेगा, और n cos थीटा जो है वो बैलेंस करेगा किसको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। दोनों को डिवाइड कर दिया तो n से n चला गया, m से m चला गया, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा सर, आर जी चला गया ऊपर, v स्क्वायर रह गया नीचे। ठीक है, आ रहा है सबको समझ। अच्छा थीटा इसमें बाहर वाला एंगल दे दिया आपने, चलो अंदर वाला ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने थीटा अंदर वाला एंगल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हटा दो एक बार के लिए कि सर हमने थीटा यहां पर अंदर वाला एंगल ले लिया।
है ना, वो ठीक है, वो तो वैसे भी हमारी सहायता करने के लिए। तो सर आर जी अपॉन वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, टेन थीटा। और वैसे अगर आप टेन थीटा देखो तो वो किसके बराबर नजर आ रहा है, तो सर ये हमें नजर आ रहा है किसके बराबर, लंब। तो लंब हो गया यहां पर आर बटे आधार, आधार हो गया यहां पर एच। तो यहां पर हमने देखा आर से आर चला गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सीधा सीधा किसके बराबर आ गई, जी एच के बराबर। मतलब वी आ गया आपका रूट जी एच। इतने वेग से आपके कण को आपको गति करवानी पड़ेगी। रूट जी एच मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि इसमें स्पून फीडिंग काम नहीं करती, मतलब पूरा दिमाग आपको लगाना है, पूरे घटक वगैरह सब कुछ आपको लेने। बट मेन चीज जो है वो पकड़ में आ गई यार, कण जो है ना वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, मतलब एक तो अपकेंद्रीय बल लगने वाला है यहां पर, और दूसरा संतुलित अवस्था में है। तो हमें बस बलों को संतुलित करना है, बाकी फिर ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि कौन सा घटक कौन सा कोण किधर क्या बन रहा है, वो फिर आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में सीख सकते हो। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद दिलाते हैं कि यार कब किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। चित्र में 2 ब्लॉक वाला तंत्र प्रदर्शित है। 4 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो चिकने क्षैतिज धरातल पर स्थित है, मतलब नीचे कोई घर्षण नहीं है, ठीक है ना। 4 किलोग्राम ब्लॉक की ऊपरी सतह खुरदरी है और इसकी ऊपरी सतह पर 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, सब कुछ चित्र में दिख भी रहा है। ऊपरी ब्लॉक का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण क्या होगा जब 4 किलोग्राम द्रव्यमान को 30 न्यूटन के बल से खींचा जाएगा। तो हमें ऊपरी ब्लॉक का पृथ्वी के सापेक्ष, मतलब हमारे सापेक्ष जो हम देख रहे हैं, हमारे सापेक्ष हमें त्वरण निकालना है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपको ये देखना है कि जो अधिकतम बल हम लगा सकते हैं ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करें वो कितना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर यही करेंगे कि हम पहले इसको सम्मिलित निकाय मान लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसको एक सम्मिलित निकाय मान लेते हैं तो इसके लिए जो त्वरण यहां पर उत्पन्न होगा ए, वो हम कैसे निकालेंगे कि सर बाहर से जो बल लग रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ 30 न्यूटन है डिवाइडेड बाय, ठीक है, या हम कितना बल लगा सकते हैं, तो बाहर से सर हमने जो बल लगाया है वो F न्यूटन बल लगाया, ठीक है। और ये जो F न्यूटन बल हमने लगाया ये इस निकाय के ऊपर लगने वाला बाहर से एकमात्र बल है। सर घर्षण, तो घर्षण तो आंतरिक बल है, दोनों के बीच में आपस में घर्षण बल कार्य करते हैं, ठीक है। कुल द्रव्यमान कितना है यहां पर, कुल द्रव्यमान है 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम, तो यह आ जाएगा F डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया हमारा त्वरण। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक को देखें, कि सर वो आगे क्यों जा रहा है, 30 न्यूटन का बल तो आपने नीचे वाले के ऊपर लगाया, तो वो आगे इसलिए जा रहा है, उसका त्वरण आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके ऊपर जो बल लग रहा है वो घर्षण बल है। घर्षण बल कितना ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, म्यू एस, तो म्यू एस हो गया 0.8 गुणा एम, एम हो गया यहां पर 2 किलोग्राम गुणा जी दैट इज 10। तो म्यू एस एम जी ये आपका अधिकतम घर्षण बल लग सकता है 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर। और इसको आपने किससे डिवाइड कर दिया, 2 किलोग्राम से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 चला गया, तो ये आ गया आपका 8। तो आपने देखा कि इन दोनों समीकरणों का अगर उपयोग किया जाए तो F किसके इक्वल आ जाना चाहिए, आपका 48 न्यूटन के इक्वल आ जाना चाहिए। तो अगर हम 48 न्यूटन तक, अगर हम 48 न्यूटन तक का बल लगाएंगे तब तक तो हमारा जो त्वरण है, हमारे जो दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं वो साथ साथ गति करेंगे, वो साथ साथ गति करेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता पड़ गया, ठीक है। तो यानी कि हमें पता पड़ गया कि यदि बाह्य बल F या तो बराबर हो या कम हो 48 न्यूटन से, तो आपके दोनों ब्लॉक्स जो हैं
वो आपको साथ साथ गति करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलो भाई, दोनों ब्लॉक्स जो है वो साथ साथ गति करेंगे, हमें पता पड़ गया क्योंकि हमने जो बल लगाया वो 30 न्यूटन है। अच्छा, अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करेंगे तो फिर आपका जो सम्मिलित त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा? तो A बराबर हो जाएगा F डिवाइडेड बाय 6। हमने कितना बल लगाया है? 30 न्यूटन का, उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो सर यहां पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। मतलब जब तक हमारा त्वरण बढ़ते 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 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना हो जाए, जब तक हमारा बल बढ़ते 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 48 न्यूटन ना हो जाए, तब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करेंगे। दोनों का त्वरण कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो ब्लॉक वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें हमेशा हमेशा पहले आपको वो बल संदर्भ के लिए, रेफरेंस के लिए निकाल लेना है जिससे कम या जिसके बराबर बल लगाने तक दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करते हो। उससे ज्यादा लगाने पर फिर दोनों ब्लॉक आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगेंगे और फिर आप दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग अध्ययन कर सकते हो। अच्छा सवाल है भाई। एक प्रक्षेप्य को u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर दागा जाता है। इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर यह 3 खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रथम भाग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 0 प्रारंभिक वेग से गिरता है। दूसरा भाग समान पथ द्वारा प्रक्षेपण बिंदु पर लौट जाता है और विस्फोटित होने के ठीक पश्चात 2m द्रव्यमान माला जो तीसरा भाग है उसका वेग कितना होगा? तो सर ये तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने यहां से u वेग से फेंका, ठीक है, तो u वेग से हमने इस कण को फेंका जिसका कुल द्रव्यमान कितना है? जिसका कुल द्रव्यमान 4m है। कितना है? 4m। अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है और अपने उच्चतम बिंदु पर जाकर ये विस्फोट हो जाता है। ठीक है, अब विस्फोट हो जाता है तो एक m द्रव्यमान वाला हिस्सा जो है वो तो आपको वापस से, ठीक है, इसी पाथ के ऊपर जाते हुए नजर आएगा। इसका मतलब सर ऊपरी बिंदु पर जो वेग है उतना का उतना ही वेग इसका विपरीत दिशा में होना चाहिए। और ऊपरी बिंदु पर वेग कितना होता है? u cos थीटा। भाई इसका जो क्षैतिज घटक होता है, मान लो ये थीटा कोण है, तो u cos थीटा ये आपका हमेशा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ऊपरी बिंदु पर भी u cos थीटा होगा और उतने ही वेग से अगर वापस से लौटा दिया तुमने तो वापस से तुम प्रक्षेपण बिंदु पर आ जाओगे। ठीक है, तो प्रथम भाग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 0 प्रारंभिक वेग से गिरता है। दूसरा भाग समान पथ, तो ये दूसरा वाला भाग है, तो ये u cos थीटा के वेग के द्वारा वापस से लौटने लगता है। अच्छा, एक हिस्सा जो है वो आपका नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक है, और एक इसका द्रव्यमान भी m है और एक हिस्सा जो है आपका वो क्या करता है? इसका द्रव्यमान 2m है, वो v डैश वेग के द्वारा आपको इस दिशा के अंदर जाते हुए नजर आएगा। तो v डैश का मान आपसे पूछा गया। अब सोचो, जब भी विस्फोट होता है ना, तो जो बल लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक बल होते हैं। इसका मतलब कुल संवेग हमेशा क्या रहेगा विस्फोट के दौरान? तो विस्फोट में कुल संवेग सदैव क्या रहता है? कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो विस्फोट से पहले संवेग कितना था? तो सर विस्फोट से पहले कुल द्रव्यमान था 4m और कुल वेग था u मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ऊपरी बिंदु पर u cos थीटा वेग होता है। और सर जब विस्फोट हो गया तो फिर एक का संवेग तो 0 हो गया क्योंकि एक का वेग तो कितना है? 0। ठीक है, एक का संवेग धनात्मक दिशा में हो गया 2m इंटू वी डैश और एक का ऋणात्मक दिशा में हो गया m इंटू यू कॉस थीटा। तो कुल मिला के v डैश जो होगा वो आ जाएगा 5 टाइम्स m u cos थीटा डिवाइडेड बाय 2m। m से m चला गया, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 u cos थीटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है,
बहुत बार पूछा जा चुका है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। 40 किलोग्राम की एक पट्टी घर्षण रहित फर्श पर स्थिर अवस्था में रखी हुई है। इस पट्टी के ऊपर 10 किलोग्राम का ब्लॉक विराम अवस्था में रखा हुआ है। ब्लॉक तथा पट्टी के मध्य घर्षण गुणांक 0.40 है और 10 किलोग्राम के ब्लॉक पर 100 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। जी का मान यदि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पट्टी का परिणामी त्वरण कितना होगा? तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। हम ऐसी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको संदर्भ के लिए वो वाला बल निकालना है। जैसे यहां पर तो 100 न्यूटन दे दिया, पहले इसको तुम भूल जाना, पहले वो बल निकालना जब तक या जिस बल के लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करें। फिर चेक करना कि तुम्हें जो बल दिया गया है वो उससे ज्यादा है या उससे कम है। अगर उससे कम है तो सम्मिलित निकाय मान के त्वरण निकाल लेना, सीधा हो जाएगा। और अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको अलग अलग ब्लॉक्स का त्वरण निकालना पड़ सकता है। देखते हैं, देखें कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। सॉल्यूशन आपको इसकी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, राइट। क्षैतिज मेज पर रखे एम द्रव्यमान के ब्लॉक पर क्षैतिज से एल्फा कोण निर्मित करते हुए एक धक्का बल आरोपित किया जाता है। घर्षण कोण बीटा है। घर्षण कोण क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ब्लॉक को गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम परिणामी बल कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये हो गई हमारी क्षैतिज मेज। ठीक है, खुरदरी क्षैतिज सतह है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक, क्षैतिज मेज पर एम द्रव्यमान के ब्लॉक पर क्षैतिज से एल्फा कोण निर्मित करते हुए धक्का बल लगाया जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा मतलब स्पष्ट नहीं है कि एल्फा कोण नीचे की ओर निर्मित किया जा रहा है या फिर ऊपर की ओर निर्मित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो हम एक बार के लिए मान के चलते हैं कि चलो कितने कोण पर आपका बल न्यूनतम होगा। तो अपन एक बार के लिए यहां पर ये ले लेते हैं कि सर ये हो गया क्षैतिज, ठीक है, और क्षैतिज दिशा से एल्फा कोण निर्मित करते हुए धक्का बल आरोपित किया जाता है। थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए था इनको। अब अपन क्या लें, क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीजें। चलो तो अपन एक बार के लिए ले लेते हैं कि सर आप यहां पर धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप धक्का लगा रहे हो, तो धक्का लगाने के लिए जो बल आपने लगाया है एफ, ये क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, एल्फा कोण बना रहा है। भाई अपन नॉर्मली पढ़ते भी तो है ना कि धक्का लगाना मुश्किल होता है, खींचना आसान होता है। ठीक है ना, रस्सी के द्वारा, तो उसका कारण भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ब्लॉक की ऊंचाई हमसे कम है, ये मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए था। बट ठीक है, अपन मान के चल लेते हैं एक बार के लिए कि ब्लॉक की ऊंचाई हमसे कम है, तो हम धक्का लगा रहे हैं, तो हमारा जो बल है वो प्रभावी रूप से नीचे की ओर लग रहा है एल्फा कोण पर। ठीक है ना, ठीक है सर। घर्षण कोण यहां पर बीटा। घर्षण कोण क्या होता है कि अब देखो ये जो बल आपने लगाया ना, इसके दो घटक होंगे। एक घटक क्षैतिज दिशा में हो जाएगा एफ कॉस एल्फा, और एक घटक ऊर्ध्व दिशा में हो जाएगा एफ साइन एल्फा। ऊर्ध्व दिशा में एक और बल कार्य कर रहा है, यह है इसका भार, दैट इज mg, और ऊपर की दिशा में एक और बल कार्य कर रहा है, अभिलंब बल, दैट इज n। और इसको रोकने के लिए एक बल यहां पर कार्य कर रहा है पीछे की ओर, दैट इज घर्षण बल n। अब घर्षण बल और अभिलंब बल का जो परिणामी बल होगा, वो अभिलंब बल के साथ में जितना कोण बनाता है उसको हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों बलों का एक तो अभिलंब बल ले लिया हमने और एक हमने घर्षण बल ले लिया। इनका जो परिणामी बल है, इनका परिणामी बल अपन कैसे निकालेंगे, ये वाला जो बल है, ठीक है, ये जो कोण होता है ये कहलाता है आपका बीटा कोण। ठीक है,
तो कई बार आपको ये कोण दे दिया जाता है घर्षण गुणांक देने की बजाय, क्योंकि ये जो बीटा कोण है ये एक प्रकार से घर्षण गुणांक को ही प्रदर्शित करता है। अभी आप देखोगे कैसे। ठीक, चलो आ जाओ। तो अब सर हमारे पास में ये सारी की सारी जानकारी आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, आवश्यक न्यूनतम परिणामी बल हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सर यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हम बलों को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि आपका जो tan बीटा होता है, tan बीटा, वो किसके बराबर नजर आ रहा है? सर वो F डिवाइडेड बाय N के बराबर नजर आ रहा है। F खुद किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन के बराबर होता है। N से N चला गया, यानी कि tan बीटा ही किसको प्रदर्शित करता है? म्यू को प्रदर्शित करता है। तो मैंने बोला ना, कई बार आपको घर्षण गुणांक देने की बजाय घर्षण कोण दे दिया जाता है। तो घर्षण कोण का tan रेशियो आप लोगे तो वो अपने आप घर्षण गुणांक को प्रदर्शित करने लगेगा। अब बाकी सारी चीजें आसान है, बाकी सारी चीजें आसान है। कैसे? कि सर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने निकाला हमारा अभिलंब बल। तो अभिलंब बल N जो है वो किस किस को संतुलित कर रहे हैं? mg को संतुलित कर रहे हैं और F साइन एल्फा को संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 पर आए हम और हमने निकाला घर्षण बल का अधिकतम मान। तो घर्षण बल का अधिकतम मान हो सकता है म्यू, म्यू की जगह अपन रख सकते हैं tan बीटा गुणा n, n की जगह अपन रख सकते हैं mg प्लस F साइन एल्फा। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। और स्टेप नंबर 3 क्या कहता था? कि हमें इसको गति करवानी है। तो गति करवाने का मतलब है कि जो स्पर्श रेखीय दिशा है उसमें बाहर से जो बल लग रहा है, बाहर से कितना बल लग रहा है? F cos एल्फा लग रहा है। तो ये या तो ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी छोड़ो, ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में? ये होना चाहिए F मैक्स, मतलब tan बीटा गुणा mg प्लस F साइन एल्फा की तुलना में। तो यहां से आपका मान निकल जाएगा। एक पेज में और ऐड कर लेता हूं यहां पर, तो सीधा सीधा आपके पास में आ जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे तो F वाली चीजों को एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, F cos एल्फा, और चलो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, F cos एल्फा इज इक्वल टू tan बीटा को लिख लिया साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा टाइम्स mg प्लस F साइन एल्फा। ठीक है, और F वाली चीजों को एक तरफ इकट्ठा करा तो F cos एल्फा cos बीटा इज इक्वल टू, या it must be less than, sorry, it must be greater than, ठीक है, it must be greater than mg sin बीटा प्लस f टाइम्स साइन एल्फा साइन बीटा। तो f वाली चीजों को एक तरफ लिया है तो अंदर बचा cos एल्फा cos बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन mg साइन बीटा। और ये cos एल्फा cos बीटा साइन एल्फा साइन बीटा जो है, सबको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी इतनी, तो ये खुद किसके इक्वल होता है? ये खुद cos एल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन mg साइन बीटा, और यहां से आप f की वैल्यू निकालोगे तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन mg साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos एल्फा प्लस बीटा। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो mg साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos एल्फा प्लस बीटा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। इससे ज्यादा बल हमें लगाना पड़ेगा, ये आवश्यक न्यूनतम परिणामी बल हो गया क्योंकि हमें लगाना ही लगाना है। चित्र में दिए गए अनुसार T1 और T2 के जो डिफरेंस का परिमाण है वो कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो सर संतुलन की अवस्था में है, नीचे वाला पार्ट देखा जाए तो एटवुड्स मशीन बन रही है, तो हम लोग सबसे पहले तो तनाव बल निकाल लेते हैं। तो यहां पर इस रस्सी में जो तनाव बल होगा
कैपिटल टी, ठीक है। और इस रस्सी में जो तनाव बल होगा ये दोनों तनाव बलों के योग के बराबर हो जाएगा, दैट इज 2T। तो पहले तो हम T निकाल लेते हैं। तो T हम लोग कैसे निकालते थे, 2 गुणा M1 गुणा M2 गुणा G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ऐसे निकालते थे। एडवर्ड्स मशीन डायरेक्ट याद आ गया होगा आपको। तो सर तनाव बल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुणा M1 हो गया 5, M2 हो गया 10, G भी हो गया एक बार के लिए 10, और 10 और 5 कितना हो गया 15, 5 से 3 बार गया तो T की वैल्यू आ जाएगी 200/3 न्यूटन। अब यहां पर आप देखो ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री बनेगा और ये जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा। तो तीन बलों को जब भी संतुलित करना होता है लामीज थ्योरम अपन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक बल दिखाई दिया मुझे 2T और इसके सामने वाला एंगल है 90 डिग्री, तो 2T डिवाइडेड बाय साइन 90 आ गया। एक बल दिखाई दिया मुझे T1 और इसके सामने वाला एंगल है 90 + 60, तो साइन 90 + 60 हो गया। और एक बल है T2 और इसके सामने कितना एंगल बन रहा है 90 + 30, तो यहां पर आ जाएगा साइन 90 + 30। तो यहां से हम लोग T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर T1 तो कितना आएगा, T1 आ जाएगा साइन 90 + 60 मतलब cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2T। 2 से 2 चला गया मतलब बचा T, मतलब सीधा सीधा 200/3 न्यूटन। और सर T2 का मान कितना होगा, तो T2 का मान हो जाएगा साइन 90 + 30 मतलब cos 30, cos 30 का मतलब हो गया √3/2, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2T, 2 से 2 चला गया मतलब ये आ जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन, या इसको आप 200 डिवाइडेड बाय √3 न्यूटन भी लिख सकते हो। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा तो T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय √3, जो जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिख दो, माइनस 200 डिवाइडेड बाय 3। तो आपने देखा यहां से सर 200 डिवाइडेड बाय √3 कॉमन आ सकता है, तो अंदर बच जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय √3, दैट इज योर आंसर। तो 200 डिवाइडेड बाय √3 है ना, और अच्छा ये तो दे नहीं रखा, पूरा 3 निकाल लेते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाय 3 और अंदर बच जाएगा आपका √3 - 1, 200 डिवाइडेड बाय 3 √3 - 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मेरे पीछे दिख रहा होगा, करेक्ट। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लामीज थ्योरम की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। एक तख्ते के एक सिरे पर एक बक्सा रखा गया है और दूसरे सिरे के सापेक्ष धीरे धीरे उठाया जाता है। जैसे ही क्षैतिज से आनति कोण 30 डिग्री पर पहुंचता है तो बक्सा फिसलना प्रारंभ करता है। यानी कि एक चीज तो हमें पता पड़ गया कि सर हमें यहां पर घर्षण कोण दे दिया गया है 30 डिग्री, और अभी अभी आपने बताया था घर्षण कोण जो होता है वो हमेशा म्यू निकालने के काम में आता है। तो म्यू एस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय √3। यानी कि अगर आप म्यू एस निकालोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो √3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1.732 डिवाइडेड बाय 3, मतलब म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी लगभग ऑलमोस्ट 0.6 आ जाएगी, ऑलमोस्ट 0.6 आ जाएगी। तो सर इतना तो हमें पता पड़ गया कि जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो लगभग 0.6 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, फिसलना प्रारंभ करा, 4 सेकंड में तख्ते के नीचे की ओर 4 मीटर फिसलता हुआ आता है। तो बताओ गतिज घर्षण गुणांक कितना होगा। अब हमें इतना पता है कि सर गतिज घर्षण गुणांक जो होता है ना वो स्थैतिज घर्षण गुणांक की तुलना में हमेशा कम होता है। तो देखो कौन कौन से आंसर, आप कोई कैलकुलेशन नहीं करनी,
तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि स्थैतिक घर्षण हमारा कितना है 0.6, और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि स्थैतिक घर्षण कितना है 0.6 है। ऑप्शन 2 इसलिए गलत हो गया क्योंकि दोनों बराबर हो नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। 0.6 हो जाएगा स्थैतिक घर्षण और 0.5 हो जाएगा गतिज घर्षण। ये क्वेश्चन बेटा इसीलिए पूछा गया था कि इसको स्मार्टली कौन करेगा। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर उलझ जाते हैं, वो टाइम वगैरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है। जाना ही नहीं है आपको उस डायरेक्शन में, आपको इसको सीधा सॉल्व करना है। आप 100% इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड टिक लगा सकते हो जैसा मैंने बताया उस हिसाब से। ठीक है, ये देखो एक बार के लिए। दस किलोग्राम का कोई गुटका 1 मीटर त्रिज्या के किसी खोखले बेलनाकार ड्रम की भीतरी दीवार के संपर्क में। तो ऐसा खोखला बेलनाकार ड्रम जो होता है ना, ठीक है, तो ऐसा एक खोखला बेलनाकार ड्रम है, तो उसका कुछ हिस्सा मैंने आपको यहां पर शो किया है। ठीक है, भीतरी दीवार और गुटके के बीच का घर्षण गुणांक दे रखा है। जब बेलन ऊर्ध्वाधर है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, तो बताओ गुटके को स्थिर रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम कोणीय वेग कितना होगा। तो यहां पर जो भी आपका ब्लॉक आपको चिपका हुआ नजर आएगा, मान लो ये वाला जो ब्लॉक है, ये आपको यहां पे ऊपर से देख रहे हो आप, है ना, ऊपर से देख रहे हो, तो ये आपको इस तरीके से चिपका हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक बार के लिए मैंने बेलन बना दिया यहां पर। ठीक, अब वही वाली बात कि सर यहां पर घूर्णन हो रहा है तो केंद्र से दूर की ओर एक बल लगेगा, तो ये बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय जो भी त्रिज्या होने वाली है ना। ये आपका केंद्र है, तो केंद्र से दूर की ओर ये बल लगने वाला है अगर ये इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है तो। ठीक है सर, इसको नीचे की तरफ खींचने का काम कौन सा बल करेगा, इसका भार mg। ये दीवार से चिपका हुआ है तो यहां पर अभिलंब बल लगेगा इस दिशा के अंदर, ये हो जाएगा n, और mg को रोकने का काम कौन करेगा, तो ऊपर की ओर यहां पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा घर्षण बल F। ये घर्षण बल इसको यहां पर रोकने का काम करेगा। तो सर सारी की सारी चीजें सॉर्टेड है, तो n जो है वो किसके बराबर नजर आ रहा है, mv²/r, और घर्षण बल मतलब म्यू इंटू n, ये किसके बराबर नजर आ रहा है, mg के बराबर नजर आ रहा है। ठीक है, तो म्यू कितना दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है हमें, n की जगह अपन रख देते हैं म्यू mv²/r इज इक्वल टू mg। m से m चला गया तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी v की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। मतलब रूट के अंदर r कितना दे रखा है 1 मीटर, g की वैल्यू लेनी है 10 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू कितना है यहां पर 0.1 किलोग्राम है, इससे कैंसिल आउट हो गया
तो 10 मीटर पर सेकंड इतने वेग से आपको घूमना है। अच्छा, हमसे पूछा गया कोणीय वेग कितना होगा। हमने तो लीनियर वेलोसिटी निकाल ली, हमसे कोणीय वेग पूछा गया है। तो या तो आप इसको कोणीय वेग जो होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो, तो कोणीय वेग ओमेगा जो होता है वो होता है v डिवाइडेड बाय r। तो ओमेगा हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 1 रेडियन पर सेकेंड, मतलब वो 10 रेडियन पर सेकेंड आप लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। या डायरेक्ट आप m ओमेगा स्क्वायर r वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उससे भी आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मली हम दीवार के ऊपर धक्का लगा के चिपकाते थे, यहां पर धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर अपन घुमा रहे हैं, तो घुमाने की वजह से अपने आप ही दीवार के ऊपर धक्का लग रहा है। अब केंद्रीय बल mv स्क्वायर अपॉन r वाला। बाकी सेम डिट्टो क्वेश्चन हम लोग एनपीएस 1 में भी कर चुके हैं और इस वाले में भी कर चुके हैं। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह एक बार जरूर चेक कर लिया करो भाई, मैं जल्दीबाजी के अंदर क्वेश्चंस करता हूं तो हो सकता है कुछ स्टेक हो जाए, उसका आपको ध्यान में रखना है। m द्रव्यमान की एक वस्तु को खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है, वस्तु पर क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है लेकिन यह गति नहीं करती। वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी को F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सर जो अभिलंब बल होगा वो तो हो जाएगा mg और जो घर्षण बल हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू mg। तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाना चाहिए कि हमारा जो परिणामी बल F होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस स्मॉल f स्क्वायर। तो f की वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, म्यू mg हो सकती है, राइट, म्यू n हो सकती है। तो f जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा या तो कम होगा या इसके बराबर होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n स्क्वायर। मतलब n तो आ जाएगा बाहर, रूट के अंदर रह जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और n एग्जैक्टली किसके बराबर है, mg। तो mg रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। m द्रव्यमान की एक समरूप छड़ को चिकनी सतह पर बल F द्वारा खींचा जाता है। छड़ में तनाव T का मान बल के सिरे से x दूरी के साथ किस आरेख के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो सर x दूरी पर अगर हम चले जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को अगर अपन गौर से देखें तो हमें कुल त्वरण कितना नजर आएगा, तो त्वरण हो जाएगा बल जो हमने बाहर से लगाया है F, ठीक है, कोई घर्षण वगैरह नहीं है, यहां पर चिकनी सतह है, डिवाइडेड बाय द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान को हमने ले लिया एक बार के लिए कैपिटल M। अब सिर्फ इस वाले हिस्से को देखा जाए, ये वाला जो हिस्सा है, तो इसके ऊपर आप बल नहीं लगा रहे, बल तो आप आगे वाले हिस्से के ऊपर लगा रहे। इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है, सर इसके ऊपर लग रहा है तनाव बल, कैपिटल T लग रहा है। तो सर तनाव बल कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कैपिटल T जो होगा वो हो जाएगा इस वाले हिस्से का। अब इस वाले हिस्से का मतलब हो गया इसकी लंबाई हो गई L माइनस एक्स। तो इस वाले हिस्से का द्रव्यमान कितना हो गया, तो सर कुल लंबाई L माइनस एक्स लंबाई को हमने कुल लंबाई से डिवाइड कर दिया और कुल द्रव्यमान कैपिटल M से हमने गुणा कर दिया। या फिर उल्टा कर लो कि सर पहले हमने क्या करा, कुल द्रव्यमान को कुल लंबाई से विभाजित किया ताकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान आ जाए, और हमें कितनी लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात करना है, L माइनस एक्स लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये इस काले वाले हिस्से का द्रव्यमान हो गया। और त्वरण कितना है, त्वरण है F डिवाइडेड बाय कैपिटल M। M से M चला गया तो जो तनाव बल है वो एग्जैक्टली कितना आ गया, वो आ गया F डिवाइडेड बाय L टाइम्स L माइनस एक्स। मतलब जब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे, जब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो तनाव बल तुम्हें अधिकतम मिलेगा। कितना, L से L कट गया, सीधा सीधा F के बराबर। और जब तुम x की जगह L रखोगे तो तनाव बल तुम्हें न्यूनतम मिलेगा, कितना, 0। तो ऐसे आपका तनाव बल घटता हुआ नजर आएगा जैसे जैसे आप x को बढ़ाते चले जाओगे। तो एक ही ग्राफ है जिसके अंदर ऐसा हो रहा है, वो है आपका ग्राफ नंबर 1।
शुरुआत में तनाव बल बहुत अधिक है और फिर जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे तनाव बल कम होता चला जा रहा है और अंत में 0 हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाए अनुसार स्प्रिंग स्केल से जुड़ा एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान घर्षणहीन सतह पर विराम अवस्था में है। कार गति में है। बक्से कार के सामने से जुड़ा स्प्रिंग स्केल 15 न्यूटन पाठ्यांक लेता है। कार विराम अवस्था में है तब स्प्रिंग स्केल 0 पाठ्यांक लेता है। कार के त्वरण की गणना करो। तो सर मान लो कार का त्वरण a है, तो कार के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर विपरीत दिशा में कितना बल लगेगा? 3 into a लगेगा। और ये बल किसके द्वारा संतुलित हो रहे हैं? ये बल स्प्रिंग के अंदर उत्पन्न बल Fs के द्वारा संतुलित हो रहे हैं। और सर स्प्रिंग कितना रीड कर रही है? सर 15 न्यूटन रीड कर रही है। खेल खत्म हो गया। तो सीधा सीधा 3a किसके इक्वल हो गया? 15, मतलब a हो जाना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 मेरे पीछे दिखाई दे जाएगा, आपको करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। कार नियत चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय क्षैतिज पथ में गतिशील है। गोलक की लंबाई 1 मीटर की रस्सी द्वारा कार की छत से लटकाया जाता है। रस्सी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ निर्मित कोण, तो मैंने डायरेक्ट बता रखा है हथियार के रूप में कि जब भी आपकी कार चलने लगती है तो संतुलन की अवस्था थीटा कोण पर मिलती है और tan थीटा जो होता है वो हमेशा कार का त्वरण डिवाइडेड बाय g के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर tan थीटा हमें निकालना है। कार नियत चाल, अच्छा नियत चाल से गति कर रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कार कैसी चाल से गति कर रही है? नियत चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है। मतलब त्वरण कितना है? 0, तो इसको g से डिवाइड कर दिया तो tan थीटा भी कितना आ गया? 0। इसका मतलब थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। मतलब आपको पेंडुलम पूरा ऊर्ध्वाधर नजर आएगा। अगर त्वरण होता तो पेंडुलम किसी कोण पर जाकर संतुलित अवस्था में हमें नजर आता। तो सवाल अच्छा तो बनाया बट हम अटके नहीं। हमें उलझाने की कोशिश करी गई थी कि कोई जल्दी जल्दीबाजी में पढ़ेगा तो गलती कर देगा, वो चाल नहीं पढ़ के इसको त्वरण पढ़ लेगा और आंसर 45 डिग्री लगा के आ जाएगा। बट ध्यान रखना नियत चाल दे रखी, नियत त्वरण नहीं दे रखा। m द्रव्यमान वाला एक गुब्बारा a त्वरण से नीचे आ रहा है और a जो है वो g की तुलना में कम है। इसका मतलब पक्का क्या हो रहा है कि ये जो गुब्बारा है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ mg बल नहीं लग रहा। अगर mg बल लगता तो ये g त्वरण से नीचे आता। पक्का यहां पर वायु का प्रतिरोध भी लग रहा है, F ऑफ एयर भी यहां पर लग रहा है। तभी तो हमने कहा कि इसका नीचे की दिशा में जो त्वरण है a वो g की तुलना में कम है। खैर समीकरण बनेगी m इंटू a, सपोर्ट कर रहा है mg और अपोज कर रहा है वायु के द्वारा लगने वाला प्रतिरोध बल। फिर केस 2 में क्या होता है? केस 2 में आपने गुब्बारे का आकार नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ कुछ द्रव्यमान हटा लिया। तो जैसे आपने द्रव्यमान हटा लिया, ठीक है, तो अब ये जो भार है वो हो गया आपका m माइनस डेल्टा m गुणा g। आपने डेल्टा m द्रव्यमान यहां से हटा लिया और अब की बार त्वरण जो है वो ऊपर की दिशा में, गुब्बारा ऊपर की ओर a त्वरण से गति प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना वायु का प्रतिरोध हमेशा गति के विपरीत दिशा के अंदर होता है। वायु का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। तो अब की बार वायु का जो, या फिर ऐसे ले लो कि सर अब की बार, इसमें थोड़ा दूसरा कहना चाह रहे हैं, अब की बार ये कहना चाह रहे हैं कि वायु के द्वारा जो लगने वाला प्रतिरोधक बल है, प्रणोद बल भी बोलते हैं अपन इसको, ये अब की बार भार की तुलना में ज्यादा है। तो ये इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है। भाई अगर तुम दोनों को ही नीचे कर दोगे ना तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि सर ऊपर की तरफ त्वरण आया कहां से? तो आया ही इसीलिए क्योंकि अब वायु की वजह से जो ऊपर बल लग रहा है वो भार की तुलना में ज्यादा हो गया, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जो त्वरण है वो तो ऊपर नीचे हो सकता है, वायु का जो प्रतिरोध बल लगता है, ठीक है, वो हमेशा चाल के मतलब वेग के विपरीत दिशा में होता है। अगर वस्तु नीचे गिर रही है तो वायु का प्रतिरोध ऊपर की ओर लगेगा और अगर वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो वायु का प्रतिरोध नीचे की ओर लगता है।
फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर त्वरण जो है वो ऊपर की ओर हुआ है। हो सकता है कि जो वस्तु है वो अभी भी गति नीचे की ओर कर रही हो, इसमें स्पष्ट करना चाहिए था इनको, है ना, ये चीज इनको स्पष्ट करनी चाहिए थी, बट ठीक है। ए त्वरण से ऊपर की ओर गति प्रारंभ करे, इसका मतलब अब हमें ध्यान रखना है कि भार की तुलना में वायु का जो प्रतिरोध लग रहा था वो ज्यादा हो गया और वो अब इसके त्वरण को ऊपर की ओर कर देता है। तो अगर आप विराम अवस्था से छोड़ोगे इसको तो फिर ये ऊपर की ओर जाएगा, जैसे अपन हीलियम से भरे हुए गुब्बारे को छोड़ते हैं, ठीक है। तो हीलियम से भरा हुआ जो गुब्बारा है उसके ऊपर वायु का प्रतिरोध मत कहो, उसको आप उत्प्लावन बल कह लो। उत्प्लावन बल जो लग रहा है वो ऊपर की ओर लगता है, तो इसको उत्प्लावन बल कहना चाहिए हमें, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सर इस अवस्था में हमारा जो समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा? तो द्रव्यमान हो गया m माइनस डेल्टा m, इसको हमने a से गुणा किया, आपकी बार सपोर्ट कर रहा है f ऑफ एयर और आपकी बार अपोज कर रहा है m माइनस डेल्टा m गुणा g। तो दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं, एक समीकरण हमारे पास में ये है और एक समीकरण हमारे पास में ये है, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दिया ताकि एफ ऑफ एयर कैंसिल आउट हो जाए। तो एक तरफ तो बच गया आपका 2m इंटू ए माइनस डेल्टा m इंटू ए, और एक तरफ एफ एयर से एफ एयर कट गया, एम जी से एम जी कट गया, और दूसरी तरफ बच जाएगा डेल्टा m इंटू जी। तो यहां से a कितना आएगा या डेल्टा m कितना आएगा? तो डेल्टा m आ जाएगा आपका 2ma डिवाइडेड बाय a प्लस जी, ये हो जाएगा आपका आंसर। 2ma डिवाइडेड बाय a प्लस जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर इसको वायु के प्रतिरोध का बल ना लिख के उत्प्लावन बल लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो वो कंफ्यूजन, उत्प्लावन बल, ठीक है। ठीक है, ये लिखा जाना चाहिए इसको। अंग्रेजी में बोला जाता है अपथर्स्ट फोर्स, तो मैं अपथर्स्ट लिख देता हूं। ठीक है भाई, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। आप अगर YouTube पर गलती से देख रहे हो, किसी ने डाल दिया हो, तो लाइक शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।